बांग्लादेश में जहां नए एनएसए आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि नए एनएसए बने हैं तो वहीं दूसरी तरफ अदानी ग्रुप के द्वारा बिजली का कमी भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में खलीलुर रहमान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिससे उनके और सेना प्रमुख जनरल वकार उस के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई। ये नियुक्ति 9 अप्रैल 2025 को हुई, जब जनरल जमा रूस और क्रोएशिया की यात्रा पर थे। इस समयावधि में हुई नियुक्ति ने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सेना का राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रभाव है। लेख में एक विश्लेषण किया गया कि कैसे ये नियुक्ति अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और सेना के बीच तनाव को और गहरा सकती है। खलीलुर रहमान एक अनुभवी राजनयिक और अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने 1979 में बांग्लादेश सिविल सेवा में प्रवेश किया और संयुक्त राष्ट्र में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। वो वर्तमान में रोहिंग्या मुद्दे और प्राथमिक मामलों के लिए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उच्च प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे। उनकी एनएसए के रूप में नियुक्ति ने उन्हें रक्षा मंत्रालय से संबंधित मामलों में यूनुस की सहायता करने की अतिरिक्त जिम्मेवारी दी। ये नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रहमान एक अमेरिकी पासपोर्ट धारक हैं और कनेक्टिकट अमेरिका में रहते हैं, जिसने उनके चयन पर विवाद को जन्म दिया है। जनरल वकार उस जमा, जो बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं, देश की सुरक्षा नीतियों में एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अगस्त 2024 में यूनुस की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से जमा ने कानून व्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि यूनुस और जमा के बीच मतभेद की खबरें पहले भी सामने आ चुकी है। रहमान की एनएसए नियुक्ति को कुछ विश्लेषकों ने यूनुस द्वारा सेना के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश के रूप में देखा है। रहमान की नियुक्ति तब हुई है जब जनरल जमा देश में नहीं थे। ये कदम सेना के लिए अपमानजनक माना जा सकता है, क्योंकि एनएसए की भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में सेना के साथ समन्वय की मांग करती है। विदेशी नागरिक रहमान की अमेरिकी नागरिकता ने सवाल उठाए हैं कि क्या वो बांग्लादेश के हितों को पूरी तरह से प्राथमिकता देंगे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उनकी नियुक्ति अमेरिकी हितों को बढ़ावा दे सकती है, खास करके म्यांमार के राखीन राज्य में सैन्य घटनाक्रम के संदर्भ में। बांग्लादेश में सेना का इतिहास रहा है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जमा, जो एक मध्य मार्गी नेता माने जाते हैं, पहले ही यूनुस के कुछ फैसलों जैसे कट्टरपंथी तत्वों को रिहा करने पर असहमति जता चुके हैं। कहा जा रहा है कि रहमान की नियुक्ति सेना प्रमुख के साथ टकराव की स्थिति को पैदा कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टर मेजर सरवर हुसैन ने सुझाया है कि इस पद के लिए पूर्व सैन्य अधिकारी या वरिष्ठ राजनयिक को चुनना अधिक उपयुक्त होता। उन्होंने ये भी कहा कि रहमान का अतीत, जिसमें 2001 में एक महिला सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में अप्रत्यक्ष संलिप्तता की खबरें रही हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बांग्लादेश में नागरिक सरकार और सेना के बीच तनाव का एक ऐतिहासिक उदाहरण 1981 में राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या और उसके बाद का सैन्य तख्तापलट है। यह घटना नागरिक नेतृत्व और सैन्य प्रभाव के बीच टकराव को दिखलाता है, जो आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। जियाउर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने 1975 में सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता हासिल की थी। उन्होंने देश में स्थिरता लाने और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने की कोशिश की। हालांकि उनकी सरकार में सेना के भीतर असंतोष बढ़ रहा था, क्योंकि कुछ सैन्य अधिकारी उनके नागरिक प्रशासन के तहत अपनी शक्ति कम होती देख रहे थे। 30 मई 1981 को चटगांव में जियाउर रहमान के कुछ सैन्य अधिकारियों द्वारा हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे मेजर जनरल मंजूर अहमद का नाम आया, जो सेना में जिया के नेतृत्व से असंतुष्ट थे। मंजूर ने तख्तापलट की कोशिश की, लेकिन इसे सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने दबा दिया। जिया की हत्या के बाद उपराष्ट्रपति अब्दुल सत्तार ने सत्ता संभाली, लेकिन 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद एरशाद ने एक और तख्तापलट कर दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने बांग्लादेश में सेना और नागरिक सरकार के बीच गहरे अविश्वास को उजागर किया। जिया की हत्या ने दिखाया कि सेना अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए कितनी संवेदनशील है और नागरिक नेतृत्व के लिए सेना के साथ संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस अवधि में बांग्लादेश ने राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन का सामना किया, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर दिया। 1981 की घटना और खलीलुर रहमान की नियुक्ति दोनों ही नागरिक प्रशासन और सेना के
बीच शक्ति संतुलन की जटिलता को दिखलाते हैं। जिस तरह से जिया के समय सैन्य अधिकारियों ने नागरिक नेतृत्व को चुनौती दी थी, उसी तरह आज यूनुस सरकार की रहमान की नियुक्ति को सेना के प्रभाव को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ये स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब बांग्लादेश म्यांमार में रोहिंग्या संकट और आंतरिक अस्थिरता जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि झारखंड के गोड्डा में अडानी पावर प्लांट की 2 इकाइयां प्रत्येक 800 मेगावाट की तकनीकी खराबी के कारण बांग्लादेश में लोड शेडिंग बढ़ गई है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि इस खराबी ने बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति को प्रभावित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में बिजली कटौती बढ़ी है। कहा जा रहा है कि इस संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति अडानी पावर प्लांट की पहली इकाई में बिजली उत्पादन 1 अप्रैल 2025 को बंद हो गया। इसके बाद दूसरी इकाई से बीपीडीबी को लगभग 650 से 700 मेगावाट बिजली मिल रही थी, लेकिन ये इकाई भी शुक्रवार को रात 1 बजे बंद हो गई। पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को 12 अप्रैल दोपहर 3 बजे से बांग्लादेश में सबसे अधिक 428 मेगावाट की लोड शेडिंग दर्ज की गई, जो हाल के दिनों में सबसे बड़ी बिजली कटौती थी। आमतौर पर बांग्लादेश में लोड शेडिंग 50 से 150 मेगावाट के बीच रहती है, लेकिन इस बार ये कटौती साप्ताहिक अवकाश के दिन हुई है, जब बिजली की मांग सामान्य कार्य दिवसों की तुलना में कम होती है। बीपीडीबी और पावर ग्रिड के अधिकारियों ने आशंका जताई कि अडानी संयंत्र से बिजली आपूर्ति जल्द बहाल नहीं हुई तो कार्य दिवसों में लोड शेडिंग और बढ़ सकती है। बांग्लादेश की बिजली मांग देने की समय सीमा 12,600 मेगावाट और शाम के पीक आवर्स में 13,800 मेगावाट तक पहुंचती है। अडानी का 1600 मेगावाट संयंत्र बांग्लादेश की कुल बिजली खपत का 7 से 10% हिस्सा प्रदान करता है, जिससे इसकी अनुपस्थिति का प्रभाव गंभीर है। इस संकट से निपटने के लिए बीपीडीबी ने पेट्रो बांग्ला में स्थानीय बिजली संयंत्रों के लिए अतिरिक्त गैस आपूर्ति की मांग की है। ऊर्जा सलाहकार डॉक्टर फौजुल कबीर खान ने आश्वासन दिया है कि लोड शेडिंग को ढाका शहर में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती का प्रभाव कम हो। हालांकि ये स्थिति बांग्लादेश की पहले से कमजोर आर्थिक स्थिति को और जटिल बना रही है, क्योंकि देश विदेशी मुद्रा संकट और बिजली उत्पादकों को बकाया भुगतान जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। अडानी के गोड्डा संयंत्र और बांग्लादेश के बीच बिजली आपूर्ति का समझौता पहले भी विवादों से रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते में बांग्लादेश को उच्च कीमत देनी पड़ी है। इसके अलावा साल 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इस समझौते की समीक्षा शुरू कर दी है, जिसके कारण भुगतान विवाद और बढ़ गया है। अक्टूबर 2024 में अडानी ने बकाया राशि 846 मिलियन के कारण आपूर्ति आधे कर दी थी। बाद में फरवरी 2025 में इसे बहाल किया गया था। और आपको बता दूं, जिस तरीके से ऐसा हो रहा है, 2007-2008 में बहुत बुरी तरीके से स्थिति होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे बिजली नहीं रहती थी, शहरों में 4 से 6 घंटे नहीं रहती थी। कारखाने, व्यवसाय सब प्रभावित हुए थे और इस संकट ने बांग्लादेश में सामाजिक और राजनीतिक अशांति को बढ़ा दिया था। 2007 में ढाका, चटगांव में बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो चुके थे। और अभी की बात करें तो ये पूरा विदेशी आपूर्ति पर ही निर्भर है और इसका असर दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।